नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। होपफुली आप लोग भी सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे और कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखा होगा आप लोगों ने भी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने मॉर्निंग सेशन में करते हैं क्या, मॉर्निंग सेशन में हम पढ़ाते हैं राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट 2001, जिसमें मैं आप लोगों को कंटिन्यू क्लास ले रही हूँ। कंटिन्यू क्लास लेते लेते मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अब हम आगे हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 13 से लेके सेक्शन नंबर 18 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 13 हमारा क्या कहता है। देखिए, रिवाइज करना का जो तरीका होता है एग्जैक्टली वो जो होता है वो होता है सेक्शन फर्स्ट से लेके जहाँ तक आपने कर लिया वो पूरा रिवाइज करना डेली, तभी आप लोगों के माइंड में सारे सेक्शन सेट होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम का थोड़ा शॉर्टेज रहता है, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, तो मैं आपको जो रिवीजन करा रही हूँ वो मैं करा रही हूँ कहाँ से, जो चैप्टर नंबर 5 है, जो हमने सेक्शन 13 से लेके 18 तक कंप्लीट किया उसका। एक दिन हम ऐसा लेंगे जिसमें हम पूरा सेक्शन 1 से लेके पूरा रिवाइज कराएंगे। ठीक है, और आप भी अपने घर पर लगाकर इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवाइज करने से माइंड में सेट होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, चलिए देखते हैं। सेक्शन नंबर 13 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रैंक ट्रिब्यूनल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रैंक ट्रिब्यूनल हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 13 में। उसके बाद हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया, प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 14 में, और सेक्शन नंबर 14 में हमने प्रोसीजर किया किस चीज़ का, रैंक रिवीजन का। जो रिवीजन ऑफ रैंक होता है उसका हमने क्या किया, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर होपफुली आप लोगों को याद होगा, मैंने ऐसे आपको बताया था कि 30 डेज 15 डेज एंड देन 90 डेज और 150 डेज। ठीक है, इतना आपको याद होगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 15 में, और सेक्शन नंबर 15 में हमने पढ़ा प्रोसीजर, किस चीज़ का प्रोसीजर पढ़ा। सेक्शन 9 में जो हमने इविक्शन पढ़ा उसका प्रोसीजर जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने सेक्शन नंबर 15 में। होपफुली वो भी आप लोगों को याद होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 16 में हमने पढ़ा इमीडिएट पोजीशन। जो हमने सेक्शन 10 में हमने इमीडिएट पोजीशन लिया, उसका जो प्रोसीजर चलेगा वो कहाँ चलेगा, वो चलेगा सेक्शन नंबर 16 में। एग्जैक्ट क्लियर। सेक्शन नंबर 17 में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। फिक्सिंग ऑफ डेट हमने पढ़ी, वहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रोसीजर कैसा होगा उसमें। ठीक है, और कैसे अपील में जाया जा सकता है, वो हमने पढ़ा कहाँ पे, सेक्शन नंबर 17 में। इज दैट क्लियर। उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 18 पढ़ा, और सेक्शन नंबर 18 में हमने करा क्या पढ़ा हमने सेक्शन नंबर 18 में। सेक्शन नंबर 18 में हमने पढ़ा जुरिडिक्शन। ओके, क्या जुरिडिक्शन होगा, कहाँ पे प्रेमाइसिस, जहाँ पे प्रेमाइसिस सिचुएटेड होगा वहीं उसका जुरिडिक्शन होगा। ठीक है, जो प्रेमाइसिस की जिस जगह पे प्रेमाइसिस सिचुएटेड होगा उस जगह के जो जुरिडिक्शन वाला जो कोर्ट होगा, रैंक ट्रिब्यूनल होगा, वहाँ पे व्यक्ति जा सकता है। ये हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 18 में। ये सारी चीज़ें अब तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस जो वीडियोस देखी होंगी उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी हुई है, पॉइंट वाइज टिप्स पे याद कराने की कोशिश की है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर 19 की। सेक्शन नंबर 19 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 19 कहता है अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल। 3 बातें इसके अंदर के में पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है, अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा और इसका प्रोसीजर कैसे होगा और अपील में कब जाया जा सकता है। 3 चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, चलिए देखो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि सेक्शन 19 हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन 19 में हम कर रहे हैं अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रैंक ट्रिब्यूनल एंड व्हेन अपील फाइल। अपील कब फाइल की जा सकती है। पहले आप लोग मुझे ये बताइएगा, अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद हो, मैंने जैसे आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ाई थी, वहाँ हमने पढ़ी थी अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन। कहाँ पढ़ी थी हमने अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन। चलिए जब आप वीडियो देखें तब बता दीजिएगा। अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी 2 के 2 में। ठीक है, 2 के 2 में हमने अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, और रैंक ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन कहाँ पढ़ी थी हमने 2 के जी में। ठीक है, रैंक ट्रिब्यूनल की हम पढ़ते हैं 2 का जी, और अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल पढ़ते हैं 2 का 2। ओके, यानी कि 2 का बी। 2 के 6 में हमने वो पढ़ी रैंक ट्रिब्यूनल, 2 के 2 में हमने पढ़ी अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल। अब बात करते हैं अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो तरीका होता है, अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल का जो तरीका है वो सेम कैसा है जो हमने सेक्शन 13 में पढ़ा। जो 5 पॉइंट हमने स्टार्टिंग में पढ़े वो सेम वो 5 पॉइंट सेम एज है, उन्हें हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट करने का तरीका है कि स्टार्टिंग के 3 पॉइंट है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कहाँ पे प्रेमाइसिस बनेगा, कहाँ पे वो रैंक ट्रिब्यूनल का कोर्ट रूम बनेगा, कितने को बनेंगे वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कौन अपॉइंट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट किसको डिसाइड करेगा, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे है जो इन्होंने बताया था। वहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे सीनियर जो जज होगा, सीनियर जो मजिस्ट्रेट, सीनियर रैंक का जो मजिस्ट्रेट होगा वो वहाँ पे अपीलेट, वहाँ पे रैंक ट्रिब्यूनल में अपॉइंट हो रहा था।
लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया जो कैडर का होगा, कौन से कैडर का होगा, एडीजे कैडर का जो होगा, जो वो व्यक्ति यहाँ पे क्या बनेगा, अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में, अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में बन सकता है। किस कैडर का बन पाएगा, डीजे कैडर का जो होगा, ठीक है, एडीजे डीजे जो भी कैडर होगा उसके वो भी कैडर का जो व्यक्ति होगा वो यहाँ पे अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में अपॉइंट हो सकता है उसके पास। लेकिन इन्होंने एक चीज और जोड़ दी, कौन बन सकता है, एक तो इन्होंने बताया कि एक तो डीजे कैडर का जो व्यक्ति होगा वो बन पाएगा, और प्लस इन्होंने बताया कि 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 ईयर्स का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और एक जैसे मान लीजिए 2 अपीलेट कोर्ट है, तो अगर ट्रांसफर वाली बात आती है, अगर मैटर ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर करने का राइट किसके पास होगा, हाई कोर्ट के पास होगा। एक अपीलेट जो एक ट्रिब्यूनल का जो अथॉरिटी होगी, जो एक डीजे कैडर की जो अथॉरिटी होगी, उसको बात सुनने का यानी कि जो अधिकार होगा, उसका राइट जो होंगे वो अधिकार एक ट्रिब्यूनल के साथ साथ दूसरे ट्रिब्यूनल का भी हो सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा, ये भी हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। वो सारे 5 पॉइंट आप लोगों को होपफुली याद आ गए होंगे जो मैंने आपको पहले बताए थे। कौन प्रीमाइसिस जो अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल बनेगा उसको कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कितने बनने हैं, कहाँ बनने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी तो मैंने आपको बता दें, डीजे कैडर से नीचे का नहीं होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि इनकेस कंट्रोवर्सी होती है तो कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट करेगा। और जैसे एक की पावर दूसरे में मर्ज हो रही है तो कौन मर्ज करवाएगा, कौन बताएगा कि दोनों को सेम पावर होंगी, ये भी कौन बताएगा, हाई कोर्ट बताएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी होपफुली। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, क्योंकि इसमें टोटल जो नंबर दिए हैं, टोटल पॉइंट्स जो उन्होंने बताए हैं सेक्शन 19 में, वो उन्होंने बताया 13 ग्राउंड्स, ठीक है। उन 13 ग्राउंड में से 5 ग्राउंड्स से हमने कैसे पढ़े, वो हमने पढ़े सेम जैसे हमने सेक्शन नंबर 13 में पढ़े थे। लेकिन हमने थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे क्या देखा कि डीजे कैडर का होना चाहिए, जबकि वहाँ पे सीनियर कैडर का बताया था। और क्या प्लस यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, अपील विद इन 60 डेज टू अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल। एक क्वेश्चन आता है, अक्सर मैंने देखा है 2016 का पेपर उठा के देखिएगा, राजस्थान RGS का जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसको उठा के देखिएगा 2016 में, 2011 में और 2009 में, और साथ ही 2018 में मैंने पेपर देखा। और पेपर देखने के बाद मैंने ये चीज़ देखी कि एक क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ था, वो क्या था कि अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में किसकी अपील आती है, अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में किसकी अपील आएगी, ठीक है। तो किसकी आएगी, नंबर 1 अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट की, नंबर 2 उन्होंने दे रखा था वहाँ पे कि रैंक ट्रिब्यूनल की, नंबर 3 किसी भी डीजे कोर्ट की, या नंबर 4 किसी भी ऐसे कोर्ट की जो कि पहले से सिचुएटेड है वहाँ पे, जो उसके जुडिक्शन में है। तो किसकी अपील आएगी, ये इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में किसकी अपील आती है। वैसे जनरली आप लोग सोचिएगा, बताइएगा। चलिए, अब उन्होंने बताया कि जब ये सब हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, तो अब बात कर रहे हैं कि जो अपील होगी कब लाइज होगी, अपील कब की जाएगी। तो इन्होंने बताया कि ऑर्डर पास होने के जब उनको कॉपी मिल जाती है, जब रैंक ट्रिब्यूनल के यहाँ से या निचली अदालत से किसी भी तरीके का एग्जीक्यूशन हो जाता है, और रैंक ट्रिब्यूनल, मैंने आपको बताया था ना, कौन फिक्स करेगा डेट, सेक्शन 17 थोड़ा सा याद कीजिए, कौन फिक्स करेगा डेट, रैंक ट्रिब्यूनल फिक्स करेगा डेट। जब रैंक ट्रिब्यूनल डेट फिक्स करेगा तो वो रैंक ट्रिब्यूनल जो डेट फिक्स करेगा कितने दिन के अंदर होगा, वो विद इन 60 डेज के अंदर होगा। कितने दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी, 60 डेज के अंदर करनी पड़ेगी। कहाँ करनी पड़ेगी, तो अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल क्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपका वो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा वो डिसाइड हो गया होगा कि रैंक ट्रिब्यूनल की अपील अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल की होती है, ना कि किसी और कोर्ट की, ओके। और साथ ही एक क्वेश्चन ये होता है कि अपील जो रैंक ट्रिब्यूनल की अपील क्या सिर्फ अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में हो सकती है, किसी भी सिविल कोर्ट में हो सकती है। तो इसका भी आंसर होता है रैंक ट्रिब्यूनल की अपील अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में होगी, अदरवाइज कहीं नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, पॉइंट नंबर 6 आपको समझ में आ गया। अब बात आती है पॉइंट नंबर 7 की, और पॉइंट नंबर 7 कहता है एक्स पार्टी ऑर्डर। मान लीजिए कि जैसा कि आपने पढ़ा था सेक्शन नंबर 17 में, जब फिक्सिंग ऑफ डेट वाली जब आप बात पढ़ रहे थे, तो आपने पढ़ा था अदर देन सेट असाइड ऑर्डर।
तब मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्शन नंबर 19 में हम पढ़ेंगे कि अदर देन सेट असाइड ऑर्डर अगर होता है तो अदर देन जो सेट असाइड का ऑर्डर होगा वो कहाँ पढ़ा जाएगा, तो वो पढ़ा जाएगा सेक्शन नंबर 19 के पॉइंट नंबर 7। सेक्शन 19 के पॉइंट नंबर 7 कहता है कि इन केस एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ सेट असाइड हो रहा है, मान लीजिए कि कोर्ट रैंक ट्रिब्यूनल ने एक ऐसा ऑर्डर फिक्स किया, एक ऐसी चीज़ की कि उन्होंने ऑर्डर का जजमेंट दिया लेकिन सेट असाइड वाला मामला नहीं किया, तो सेट असाइड कितने दिन के अंदर कराना होगा, तो सेट असाइड कहाँ पे होगा, अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल के यहाँ होगा, और वो कितने दिन के अंदर होगा, 30 डेज के अंदर होगा। कितने दिन के अंदर होगा, 30 डेज के अंदर होगा। इज दैट क्लियर? कितने दिन के अंदर होगा, 30 डेज के अंदर होगा सेट असाइड। इसके बाद क्या होगा, जब ये सारी प्रोसेसिंग चलेगी, अपील की प्रोसेस आ गया, अपील फाइल कर दी गई, तो इसका हियरिंग डेट कब होगी। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि पॉइंट नंबर 8 कहता है कि इसकी हियरिंग डेट जो पड़ेगी विद इन 45 डेज। कब से 45 डेज, जब से वो अपील फाइल हुई है, ठीक है। विद इन 60 डेज आपको अपील फाइल करनी है। उसके बाद क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक हियरिंग की डेट डिसाइड करेगा। कितने दिन के अंदर करेगा, 45 डेज के अंदर वो हियरिंग की डेट डिसाइड करेगा। 45 दिन के अंदर हियरिंग की डेट डिसाइड हो गई। अब वहाँ पे हियरिंग शुरू हो गई। अब वहाँ पे हियरिंग शुरू हो गई, दोनों पार्टीज आई, उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स रखे। जो रैंक ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट पास किया था, जो रैंक ट्रिब्यूनल ने जो डिक्री दी थी, उस डिक्री के अकॉर्डिंग, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे अपील फाइल की थी। तो वो अपील जो इन्होंने फाइल की थी, जो एफिडेविट जो लगाया था, वो सब अपीलेट कोर्ट ने देख लिया। उसके बाद कहा कि अब आप अपने पॉइंट हमारे सामने रखिए, और वो पॉइंट सामने रखे जाते हैं तो वो हियरिंग की डेट के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। लेकिन ये कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 180 डेज के तक। कब तक चलेगा, 180 डेज तक, यानी कि डिस्पोजल ऑफ डेट क्या होगी, 180 डेज के अंदर हमारी डिस्पोजल की डेट डिसाइड कर दी जाएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। कितने दिन के अंदर अपील हियरिंग की डेट पड़ेगी, 45 डेज के अंदर, और इसका डिस्पोजल कब हो जाएगा, फाइनल कब कर देगा अपीलेट कोर्ट, तो वो कर देगा 180 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये भी एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्या होता है कि क्वेश्चन जब ये मेंस में जो हमें लिखना होता है वो हम लिख के आते हैं, हमें याद रखना होता है कितनी डेट कौन से प्रोसीजर में कौन सा फाइनलाइज हो रहा है। लेकिन अगर आपके सामने एकदम से क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्शन 19 में, मान लीजिए उन्होंने सेक्शन में नहीं पूछा उन्होंने अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल के यहाँ पे फाइनल किसी भी ऑर्डर का जजमेंट, यानी कि फाइनलाइज ऑर्डर कब होता है, कितने दिन के अंदर किया जाता है, वहाँ पे आपको दे दे नंबर 1 240 डेज, नंबर 2 180 डेज, नंबर 3 150 डेज, और नंबर 4 90 डेज। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने अभी तक इतने सारे प्रोसीजर पढ़ लिए, कहीं पे 90 है, कहीं 240 है, कहीं 150 है। तो आप लोगों को याद रखना 180 डेज के अंदर यहाँ पे फाइनलाइज होगा। कितने दिन के अंदर होगा, फाइनलाइज होगा 19 के अंदर, 180 डेज के अंदर। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि मैं आपको बार बार इसीलिए कहती हूँ कि रिवीजन जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको ये सब चीज़ें माइंड में सेट नहीं होंगी, कंफ्यूजन होगा। इसलिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। 180 डेज में यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया, ओके। उसके बाद इन्होंने आप क्या करेगा, कोर्ट 180 डेज के अंदर वो फाइनलाइज करेगा। लेकिन साथ में वो क्या चाहता है कि वो अलग से कोई एफिडेविट मंगवाए या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनवाए, तो वहाँ पे क्या है, रैंक ट्रिब्यूनल कोर्ट भी वहाँ पे मंगवा सकता है, उसको देख सकता है, उस पर फिर से कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, अब मान लीजिए कि कोई सी भी उसने सारा मैटर देख लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है, तो जो अंतर्वर्ती आदेश जो होता है वो स्यू मोटो पर कर देगा। अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल स्यू मोटो पर अंतर्वर्ती आदेश पारित भी कर सकता है, और वो कर देगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 10 कहता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि 11 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया कि अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकता है। तो अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल के पास जो पावर होगी, वो चाहे तो मामले को पलट सकता है, वो चाहे तो मामले को ऑल्टर कर सकता है, वो चाहे तो मामले को रिमांड पे भेज सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति को रिमांड पे भेज सकता है, फिर से प्रमाण पत्र मांग सकता है, और वो चाहे तो प्रमाण पत्र मांगने के बाद जजमेंट दे सकता है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, इसका जो हम 4 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, 11 का 4 नंबर पॉइंट जो हम पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल के यहाँ से अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो वो फाइनल ऑर्डर होता है, क्योंकि इसकी ना तो कोई अपील होती है ना कोई रिवीजन होती है। इज दैट क्लियर?
ना कोई अपील होगी, ना कोई रिवीजन होगा। तो क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू हो सकता है उसका। क्या हो सकता है, रिव्यू। ये चीज़ नोट डाउन करिएगा आप लोग यहाँ पे कि इसमें जो हमारा रेंट को एक्ट होता है उसके अंदर सिर्फ रिव्यू हो सकता है। वहीं अगर आप पढ़ोगे SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अगर पढ़ोगे तो वहाँ का सेक्शन नंबर 6 कहता है, सेक्शन नंबर 6 कहता है कि यहाँ पे रिवीजन हो सकता है। 110% ये क्वेश्चन इस बार आप नोट डाउन करिएगा, एक क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा। अगर एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो हो सकता है दोनों में पूछो तो दोनों सही हो जाए, अगर एक गलत कर दिया तो हो सकता है 2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सिर्फ रिव्यू होता है, जबकि राजस्थान रेंट कंट्रोल में सिर्फ रिव्यू होता है, जबकि SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिवीजन होता है, अपील होती है। यहाँ पे अपील और रिवीजन नहीं होता है। ठीक है, क्या आप कौन सा सेक्शन बात करते हैं, SRA का सेक्शन नंबर 6 ये बात करते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 12। चाहे तो वो मैटर को ट्रांसफर कर सकता है किसी और कोर्ट में। ठीक है, अगर वो कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है तो वो जिस कोर्ट को ट्रांसफर किया गया है, सेक्शन नंबर 13 कहता है जिसको जो कोर्ट को ट्रांसफर किया गया वो फिर से मैटर सुनेगा और मैटर उसी के बिहाफ पे वो उसका अंतिम निपटारा कर देगा। ये बात बताई गई सेक्शन नंबर 19। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गए होंगे वो 13 ग्राउंड्स जो मैंने आपको बताए। ठीक है, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में इसमें 3 का बहुत चक्कर है। सेक्शन 9 में 13 ग्राउंड है ना, सेक्शन 19 में 13 ग्राउंड्स, 3 मंथ्स, ये सारी चीज़ें आप लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे। ठीक है, अब बात आती है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 कहता है एग्जीक्यूशन। ऑर्डर हो गया, देखो ऑर्डर हो गया, रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया और उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हो गई। अपील कहाँ हो गई, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की यहाँ हो गई। अब फाइनल हो चुका है, अब हमें कराना है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है? एग्जीक्यूशन देखो वाई द पार्टी किया जाएगा, पार्टीज एप्लीकेशन देगी, उसके बाद पार्टीज एप्लीकेशन देगी। नंबर 1 पॉइंट सेक्शन 10 का एग्जीक्यूशन में नंबर पॉइंट वाई द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी। किस किस तरीके से एप्लीकेशन कराया जाएगा, वही सिविल वाला प्रोसीजर। आपकी संपत्ति को कोर्ट को करके यानी कि अटैचमेंट करके, आपकी सैलरी को कोर्ट करके यानी कि आपकी सैलरी का अटैचमेंट करके कराया जा सकता है। आपके जो बैंक अकाउंट होते हैं उसको सील करा जा सकता है, मतलब उसको अटैचमेंट किया जा सकता है उसका भी। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के यहाँ पे एक ऐसा रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है, एक कमीशन अपॉइंट करके भी वहाँ पे उस चीज़ को कराया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे ग्राउंड कौन से सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 10 के सेक्शन नंबर 20 के क्या हाँ, सेक्शन नंबर 20 का फर्स्ट पॉइंट हो गया बाय द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी। कैसे कैसे की जाएगा वो मोड्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कहता है हेल्प ली जाएगी। किसकी हेल्प ली जाएगी? पुलिस की हेल्प ली जा सकती है। क्यों ली जाएगी? अब आप मान लीजिए आप एग्जीक्यूशन कराने के लिए आप लैंडलॉर्ड हो और आप जाके किसी टेनेंट से जाके अपना मकान खाली कराने जाते हो और आप अकेले चले जाते हो और आप में ऑलरेडी इतना बवाल फैला हुआ है और आप और चले जाते हो और वो जाके आप लोग आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्ट लगा देता है। मान लीजिए वो आपके संग मारपीट कर दे या आपने आपको अग्रेसिव कर दे और आप किसी तरीके के एक्ट ऐसा कराओ, एक्ट या ओमिशन ऐसा कराओ कि आपके ऊपर IPC के कोई अलग सेक्शन लग जाए। क्या पता वो आपके ऊपर किस चीज़ का सेक्शन लगा दे, है ना। तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है पुलिस की और पुलिस के साथ जाके आप उस प्रेमाइसेस को खाली करवा सकते हैं अगर आपके फेवर में एग्जीक्यूशन हुआ है तो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये कहता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीजर 15। एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर किस तरीके से होगा, तो मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 15 का प्रोसीजर वही चलेगा प्रोसीजर कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन जो इविक्शन में पड़ते हैं। कितने टाइम के अंदर एग्जीक्यूशन कराना होगा, तो 3 मंथ। याद रखिएगा 3 का चक्कर मैंने बताया था पूरे एक्ट में आएगा। तो सेक्शन कितने मंथ के अंदर कराना होगा? 3 मंथ के अंदर। इन केस वो नहीं करता है 3 मंथ्स के अंदर तो क्या होगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, अगर वो रेजिडेंशियल पर्पस है तो 3 गुना जितना उसका रेंट है उसका 3 गुना उससे भुगतान किया जाएगा। अगर वो कॉमर्शियल पर्पस है तो 3 गुना भुगतान किया जाएगा। वो जो 3 गुना बढ़ा के भुगतान करवाया जा रहा है रेंट का, वो कैसा प्रॉफिट होगा? वो मैंसरे प्रॉफिट होगा। कैसा प्रॉफिट होगा? मैंसरे प्रॉफिट। मैंसरे प्रॉफिट हम कहाँ पढ़ते हैं? मैंसरे प्रॉफिट हम पढ़ते हैं कहाँ पे पढ़ते हैं? मैंसरे प्रॉफिट पढ़ते हैं हम CPC के 2K12 में। कहाँ पढ़ते हैं? 2K12 में। क्या होता है मैंसरे प्रॉफिट? मैंसरे प्रॉफिट वो होता है अगर कोई व्यक्ति किसी पे इलीगली पोजीशन रखता है, इलीगली रॉन्गफुली एक्ट
मतलब रॉन्गफुली वहाँ पे रहता है और वो जो भी उसमें प्रॉफिट होता है वो देगा, लेकिन वो प्रॉफिट इसमें इंक्लूड नहीं होता है, याद रखिएगा। वो प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता जो एडवर्स पार्टी के द्वारा खुद से किया गया है, यानी कि उसके द्वारा खुद से वो प्रॉफिट बनाया गया, उस प्रॉफिट को वहाँ पे नहीं गिना जाता। अदरवाइज जो प्रॉफिट वहाँ से आ रहा होता लेकिन उसने रॉन्गफुली पोजीशन रखा हुआ है इसलिए वो प्रॉफिट नहीं ले पा रहा, वो प्रॉफिट मैनेजरी प्रॉफिट होता है, वो किसको देना होता है, जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है उसको देना होता है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा। क्या होता है वो, मैनेजरी प्रॉफिट होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन नंबर 4 में इन्होंने बताया कि इस सब के प्रोसीजर को कितने दिन में डिस्पोजल किया जाएगा, तो कितने दिन के अंदर किया जाएगा, 45 डेज में, ठीक है। एग्जीक्यूशन का डिस्पोजल अगर आपसे पूछा जाता है कितने दिन के अंदर किया जाएगा, 3 डेज के अंदर किया जाएगा, सॉरी 3 मंथ्स के अंदर किया जाएगा, ठीक है। इन केस वो नहीं करता है और जब उसको 3 गुना से जब लिया जा रहा है तो उसका प्रोसीजर कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा आपको 45 डेज के अंदर कंप्लीट, ठीक है। कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर कंप्लीट करना होगा। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है सेक्शन 19 सेक्शन 20 को, आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने जो आपको बताया वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होते तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। थैंक यू।